नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तैयारी की करने जा रहे हैं पर्यावरण की बातें। और पर्यावरण में जैसा कि हम अपने पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी को, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। हमने बायोडाइवर्सिटी के अपने पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्या विशेषताएं हैं बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी के लेवल क्या हैं, और डेफिनेशंस के बारे में हमने जाना था कि बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, क्या होती है। इन सभी चीज़ों को करने के बाद आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस तरह से हो रहा है, किस तरीके से जैव विविधता की हानि हो रही है। ठीक है, और इनको जो कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है, बायोडाइवर्सिटी का जो संरक्षण किया जा रहा है, जैव विविधता का जो संरक्षण हो रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या विधियाँ हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और साथ ही हम कुछ बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी जो जुड़े हुए हैं बायोडाइवर्सिटी से। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर हम जैसे बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस तरह से हो रहा है, जैव विविधता की हानि किस तरह से हो रही है, तो उसके प्रमुख रूप में दो कारण हैं। जैव विविधता की हानि के प्रमुखतः दो कारण हैं कि एक तो है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड। एक है नेचुरल और दूसरा मैन मेड। तो ये किस तरीके से क्या क्या है ये हम देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं। ब्लैक कलर तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एक तो हमारा नेचुरल प्राकृतिक कारण, एक है हमारा नेचुरल प्राकृतिक कारण। तो अगर हम प्राकृतिक कारण की बात करते हैं, तो अक्सर आप कुछ ऐसी इंसिडेंट सुनते हैं जैसे बाढ़। हर साल हमारे यहाँ बाढ़ आती है, कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। सूखा की कंडीशन भी आती है, सूखा प्रभावित क्षेत्र भी बहुत सारे हैं। भूकंप की स्थिति, सुनामी, हालांकि इतना नहीं है इफेक्ट, लेकिन फिर भी सुनामी के कारण भी वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें, और कई बार इस तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं जो कारण बनती हैं किसकी, जैव विविधता की हानि की। ठीक है, और अगर परागकण की कमी देखें जिससे नई पीढ़ी का विकास होता है, उसका परागण की कमी के कारण भी। तो ये इस तरह के जो नेचुरल रीजंस हैं उनको हम किस में डालते हैं, ये नेचुरल रीजंस हैं जिनको मैन मेड नहीं कह सकते हैं। ये वो हैं जो कभी भी हो सकते हैं, जिसके कोई हम पहले से तैयारी करके ही रख सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ये सब करेंगे, अल्टरनेट वे हम ढूंढ सकते हैं इनका। बट इनको रोकने की कोशिश हम नहीं कर सकते कि ये इंसिडेंट होने से ही हम रोक सकें। और दूसरा है हमारा मैन मेड कारण। ठीक है, मानवजनित कारण। दूसरा है हमारा मानवजनित कारण। अब मानवजनित कारण तो वो है जिसको हमको कंट्रोल करना ही होगा। एक क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं नगरीकरण इतना बढ़ रहा है कि लोग वनों को की कटाई इतनी ज़्यादा करने लगे हैं कि लोग आज ऐसा हो गया है कि हम वनों की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो एक तो आवास विखंडन, इस तरीके से जो प्राकृतिक आवास विखंडन है, पशुओं का जंगलों का विनाश हो रहा है जिस तरह से, उस तरीके से आवास विखंडन। ठीक है, उसके बाद में एक तो अगर हम देखें तो शिकार प्रवृत्ति वर्ल्ड लेवल पे पूरी है, जानवरों के शिकार की। पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट। उसके अलावा अगर कहें तो कृषि का अत्यधिक, जैसे बात करें अगर हम नॉर्थ ईस्ट, अगर हम झूमिंग कृषि वगैरह जो होती है उससे भी, तो कृषि का अत्यधिक प्रसार जो होता है उससे भी ये चीज़ हो रही है। उर्वरकों का बहुत प्रयोग होता है, कृषि का अत्यधिक प्रसार, और ये सब कहीं ना कहीं पोल्यूशन का भी कारण बनते हैं। और प्रदूषण तो खुद अपने आप में एक बड़ा कारण है ही। प्रदूषण अपने आप में, जैसे डीडीटी वगैरह हो गया, तो अगर कई बार हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी में कि एक बार अगर इस तरह की चीज़ें चली जाती हैं तो दूसरी जो उनको खाती है खाद्य श्रृंखला में, उस जीव को वो जीव दूसरा जीव खाता है, तो ये इनका परसेंटेज बढ़ता ही है, घटता नहीं है। एक बार में बढ़ना चालू होता है तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का इस तरीके से लॉस होता है।
मेनली दो ही कारण हैं इनके जो मैन मेड हैं, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा नेचुरल कारण। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अगर मेन कारण अगर हम मान लें, जैसे कि बात हो कि बाढ़, सूखा और आवास विखंडन, ये कई कारण एक साथ दे रखे हों जो नेचुरल में भी आते हों और उसमें भी आते हों, मैन मेड में भी, और हमसे पूछा जाए कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का इसमें से मेन कारण क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेन कारण इसमें से क्या है, तो ये हमारा आवास विखंडन जो होगा ये हमारा मेन कारण होगा, किसका, बायोडाइवर्सिटी लॉस का। और इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती मैन मेड में। आखिर ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो हमारा आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है वैश्विक तापन की, वो भी तो कहीं ना कहीं हमारी मानवजनित ही समस्या है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि एक जीव के क्षेत्र में, ये किसी एक जीव का क्षेत्र है, इसमें दूसरे जगह का जीव आ जाता है, यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है। तो जो कि यहाँ से जब ये यहाँ मूव करता है तो एक तो ये होता है कि खुद यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का इन्वायरमेंट एक तो इसके लिए सूटेबल नहीं होता है, और दूसरा ये जीव यहाँ के अन्य जीवों के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, और जैसा कि हमने देखा कि एक वनों की कटाई वटाई तो और रीज़न है ही है। तो ये सारे कारण क्या हैं, एक बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का कारण है। अब हमको क्या देखना है कि इनका संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, इनका संरक्षण किस तरीके से किया जाता है। तो एक तो इनका संरक्षण होता है इन सिटू संरक्षण, एक इनका संरक्षण होता है इन सिटू, और एक होता है हमारा एक्स सिटू। तो हमको देखना क्या है कि इन सिटू क्या होता है और एक्स सिटू क्या होता है, इन सिटू क्या होता है और एक्स सिटू क्या होता है। तो अगर हम जैव विविधता के संरक्षण की बात करें, जैव विविधता के संरक्षण की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें दो होते हैं, एक होता है इन सिटू स्वस्थाने, ये इन सिटू, और दूसरा होता है परस्थाने एक्स सिटू। हिंदी नाम से क्लियर हो जा रहा है कि जिस स्थान का कोई प्रजाति या जीव जो भी अगर इस स्थान की है एक की, तो इसका संरक्षण इसी स्थान पे किया जाएगा, संरक्षण उसके मूल स्थान पे ही होगा, संरक्षण मूल स्थान पे ही होगा अगर स्थान पर हो तो ये हमारा स्वस्थान में जाता है, इन सिटू में जाता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए, अलग से स्पेशल किसी और स्थान पे अरेंजमेंट हो, किसी दूसरी जगह पे दूसरी स्थान पर प्रजाति के संरक्षण का अरेंजमेंट हो, तो वो परस्थाने होगा, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं जैव विविधता को संरक्षण करने के। स्वस्थाने में क्या होता है हमारा, स्वस्थाने में हमारा क्या देखा हमने कि यहाँ पर जो प्रजातियों का संरक्षण होता है, प्रजातियों का संरक्षण उनके मूल स्थान पर ही होता है, प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास पर ही होता है, उनके प्राकृतिक आवास पर ही होता है, प्राकृतिक आवास पर होता है। और वहीं पे अगर हम परस्थाने की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे प्रजातियों का संरक्षण, यहाँ प्रजातियों का संरक्षण प्राकृतिक आवास के अतिरिक्त, प्राकृतिक आवास के अतिरिक्त, प्राकृतिक आवास के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर होता है, अन्य किसी स्थान पर होता है। अन्य किसी स्थान पर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनके बारे में कि इन सिटू संरक्षण क्या होता है और एक्स सिटू संरक्षण क्या होता है, ठीक है। अगर हम कुछ इनके टाइप्स देखें इन सिटू के और एक्स सिटू के,
इनके टाइप क्या क्या हैं। तो जो अभयारण्य होते हैं, ठीक है, अभयारण्य होते हैं जो, वो इसमें आते हैं, सेंचुरीज जो होती हैं। उसके अलावा जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल गार्डन, वो इसमें आते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वो इसमें आते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो ये इसमें आ जाते हैं। अगर हम बात करें किसकी, वनस्पति उद्यान जो होते हैं, XC2 की वनस्पति उद्यान हो गया, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन्स, बीज बैंक, बीज बैंक, या फिर चिड़ियाघर की अगर हम बात करते हैं, या फिर चिड़ियाघर अगर हम बात करते हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि किसके टाइप्स हैं, या ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में कोई क्वेश्चन इस तरह का बना दे कि कौन, ये निम्न में से कौन सा इन सिटू संरक्षण का है, 3 ये दिया जाए, 1 इसका ऑप्शन दे दे, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और हम अब देखते हैं थोड़ा सा जो हमारे सेंचुरीज हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हम एक कंपैरिजन टाइप में लेके चलते हुए एक साइड हम लिखते हैं अभयारण्य को, अभयारण्य, और दूसरे साइड में हम लिखते हैं क्या, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे साइड में हम राष्ट्रीय उद्यान लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज में हम इसको देखते हैं। तो अगर हम अभयारण्य की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। ठीक है, जैसे हो गया क्या, सूखी लकड़ी को किस तरह के कार्य करते हैं ये लोग, सूखी लकड़ी संग्रहित करना, सूखी लकड़ी संग्रहित करना। और अगर हम देखें तो घास वगैरह भी यहाँ पे संग्रहित करते हैं लोग, इस तरह के क्षेत्रों में घास संग्रहित करना, ठीक है। और मधुमक्खी पालन, ये सब चीज़ें यहाँ पे अलाउड होती हैं, ठीक है। और ये किसी विशिष्ट खास प्रजाति के लिए बनाए जाते हैं, किसी विशिष्ट खास प्रजाति के लिए बनाए जा सकते हैं, पर्टिकुलर किसी, ठीक है। जैसे बर्ड सेंचुरी आप सुनते हैं, ठीक है, पक्षी अभयारण्य या वन्य जीव अभयारण्य, किसी पर्टिकुलर प्रजाति के लिए ही स्पेशली इनको बनाया जा सकता है, के लिए बनाए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, बना दिया। इधर भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट, नहीं तो इधर बचा ही रह जाएगा, नेक्स्ट पेज भी हमको जाना है। तो यहाँ पे क्या है, मानवीय क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होता है, मानवीय क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होता है। अब आप कहेंगे हम तो जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मानवीय क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होता है, एक्सेप्ट पर्यटन, पर्यटन को छोड़कर, पर प्रतिबंध पर्यटन को छोड़कर, पर्यटन अलाउ है, ठीक है। उसके बाद में ये जैसे ये यहाँ पे क्या हुआ कि पर्टिकुलर किसी वन्य जीव के लिए बना दिया या पक्षी अभयारण्य बना दिया, यहाँ ऐसा नहीं है, ये किसी विशिष्ट जीव के लिए नहीं बनाए जाते हैं, विशिष्ट जीव वगैरह के लिए नहीं बनाए जाते, ये के लिए नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी को हम नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। और जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमको क्या पता चलता है, हमको पता चलता है कि ये जो अभयारण्य है, ये अभयारण्य जो है और ये जो
राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनमें ये राष्ट्रीय उद्यान तो जो है ये केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। ये किसके अधीन होते हैं? केंद्र सरकार के। ये केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। और ये वाले जो होते हैं ना, ये राज्य सरकार के अधीन होते हैं। ये राज्य सरकार के अधीन होते हैं। और अगर संख्या की बात हम करते हैं तो इनका नंबर अप्रॉक्स में 544 नंबर्स में है, और ये अभी नंबर्स में लगभग 104 के आसपास में है, 104 नंबर्स में है लगभग। और अगर फर्स्ट नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो वो जो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है वो है, ठीक है, वो है। तो ये चीज़ें किसके बारे में हो गई हमारी? नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के विषय में ये हमारी बातें हो गई। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। हम किसके बारे में देखते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व के विषय में देखते हैं थोड़ा सा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात हम करते हैं तो सबसे पहले 1972 में एक इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ। कब हुआ? 1972 में एक इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम था, ठीक है। और इसके तहत ही ये हुआ कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र तैयार किए जाएंगे। इसी के तहत निश्चय किया गया कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाएंगे। बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का डिसीजन हुआ, ठीक है, निर्णय हुआ बनाने का, ठीक है। और इनको कंट्रोल कौन करता है? इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को, इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को कंट्रोल कौन करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इनको यूनेस्को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? यूनेस्को। बायोस्फीयर को यूनेस्को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब किस तरीके से इसमें क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से जोन होते हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें जो होता है 3 जोन बने होते हैं, इसमें 3 जोन होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखते हैं। सबसे पहले अंदर में होता है, सबसे अंदर में हमारा होता है कोर जोन। उसके बाहर में हमारा ट्रांजिशन जोन आ जाता है। उसके बाद में हमारा ट्रांजिशन जोन आ जाता है, ठीक नहीं, उसके बाद में हमारा बफर जोन आएगा, ठीक। उसके बाद में फिर हमारा ट्रांजिशन जोन आ जाता है, सबसे बाहर में ट्रांजिशन जोन। ये हमारा हो गया कोर, ठीक है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे हो गया क्या? बफर। और यहाँ पे हो गया हमारा संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन क्षेत्र। अब यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं, वो थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम सबसे बाहर वाले, जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। अगर हम सिर्फ बाहर वाले की जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की मनाही होती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बैन होता है। यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ह्यूमन एक्टिविटी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल है, ठीक है। चलिए ठीक है, पॉसिबल है तो पॉसिबल है। उसके बाद में यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे मकान बनाना हो गया या खेती करना हो गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप जाते हैं थोड़ा सा अंदर चले जाएं, बफर जोन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप पर्यटन के लिए घूम टहल सकते हैं, कोई ह्यूमन एक्टिविटी इस तरह की नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ पर्यटन के लिए आप जा सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उसके और अंदर चले जाते हैं तो आप पूरी तरह से यहाँ पे सब कुछ चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी परमिशन नहीं होती है, कोर क्षेत्र में आपको कोई परमिशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ये होता है बायोस्फीयर के
में बने होते हैं। 3 कौन कौन से? एक होता है हमारा ट्रांजिशन जोन, फिर उसके बाद में बफर जोन, फिर उसके बाद में पर्यटन कोर रीजन। तो 3 इसमें वो बने होते हैं। और अगर हम बात करें कि इनमें से बड़ा कौन कौन सा होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क में और सेंचुरीज में, अगर हम साइज के हिसाब से बड़ा की बात करें सेंचुरीज में, तो इनका सीक्वेंस इस तरीके से जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, अभ्यारण्य सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम कहें कि हमारे देश में अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व अप्रॉक्स में हैं, तो इनमें से हमारे देश में लगभग अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इनमें से जो 10 हैं उनको यूनेस्को नियंत्रित करता है, और शेष जो अभी हैं बाकी उनको हमारी देश की सरकार नियंत्रित करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जाते हैं, इनकी फंडिंग को अगर हम देखते हैं, तो जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनको मेन फंडिंग किससे रहती है? जब तक वो यूनेस्को में साइट नहीं बन जाते तब। अगर यूनेस्को साइट नहीं है तब तो फिर सेंटर के पास में ही रहता है, बट जब तक यूनेस्को पास नहीं जाता है, जब यूनेस्को पास चला जाता है तब इसकी फंडिंग कौन करता है? फंडेड बाय यूनेस्को, फंडेड बाय यूनेस्को, ठीक है। उसके बाद में हम कहाँ पे आ जाते हैं? नेशनल पार्क में आते हैं। और जब हम नेशनल पार्क में आते हैं तो ये एक तो मेनली होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो इनकी जो फंडिंग होती है, इनकी फंडिंग जो होती है फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अभ्यारण्य जो होते हैं, जो अभ्यारण्य होते हैं वो किसके नियंत्रण होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। इनकी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होती है, क्लियर है, ठीक है। तो ये इनका इस तरीके की, और इनका साइज भी, साइज अगर हम कहें तो साइज भी इसी तरीके से है, BR फिर NP फिर ये इनका साइज का है घटते क्रम में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कुछ 1-2 डेफिनेशन और देख लेते हैं क्या होती हैं। एक होता है हॉट स्पॉट और एक होता है हॉप स्पॉट। एक होता है हॉट स्पॉट और एक होता है हॉप स्पॉट, और दोनों में क्या है अंतर उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, उसमें क्या अंतर है दोनों में। तो अगर हम हॉट स्पॉट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम हॉट स्पॉट की बात हम करते हैं, तो ये जो होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर जहाँ भी अधिक होती है, पृथ्वी पर जहाँ भी बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है, जैव विविधता अधिक होती है, जैव विविधता अधिक होती है, वहाँ पे IUCN फोकस करता है, वहाँ IUCN फोकस करता है। याद रखिएगा, अगर BR को बात हो रही, बायोस्फीयर के लिए बात हो रही, तो वहाँ पे कौन था? यूनेस्को था, और यहाँ पे IUCN फोकस करता है। और ऐसे क्षेत्र को वो क्या करता है? घोषित करता है हॉट स्पॉट घोषित करता है ऐसे क्षेत्र को जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है। अगर जैसे हम भारत में बात करते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे जब हॉट स्पॉट हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं, भारत में कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं, तो मेनली एक तो हमारा कौन सा हो गया? पूर्वी हिमालय, जहाँ पे बारिश अच्छी होगी ना, आप वहीं समझते चलिएगा, पूर्वी हिमालय। दूसरा हमारा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, पश्चिमी घाट, साथ में श्रीलंका भी, चलिए ठीक है। एक है हमारा तीसरा इंडो बर्मा बॉर्डर, इंडो बर्मा बॉर्डर, इंडो बर्मा बॉर्डर। और चौथा हमारा है अंडमान निकोबार का क्षेत्र, निकोबार का क्षेत्र, ठीक है, सुंडालेन निकोबार का क्षेत्र। तो ये 4 हमारे भारत के हॉट स्पॉट हैं, ये 4 हमारे भारत के हॉट स्पॉट हैं। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी शर्त क्या है। अगर जब IUCN किसी स्थान को जब घोषित कर रहा है हॉट स्पॉट, तो उसकी शर्त क्या है, घोषित करने की शर्त क्या है, ठीक है।
तो मेनली अगर हम बोलें कि दो शर्तें हैं। एक तो वहाँ पे स्थानीय प्रजातियाँ जो हैं, जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उनकी अधिकता हो, स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता हो। यहाँ पे ऐसा टॉपिक ही नहीं, कोई एग्जाम्पल वगैरह बहुत ज़्यादा दिया जा सके। और दूसरा, वहाँ की प्रजातियों को खतरा हो, प्रजातियों को खतरा हो। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे हॉट स्पॉट में रख रखाव, सुरक्षा, इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी IUCN लेता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, इन सभी की जिम्मेदारी IUCN लेता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जितने भी अभी तक हम बात करें, अगर जैसे ये हमारा अर्थ है तो हम जानते हैं हमारा नॉर्थ पोल हो गया, इधर हमारा साउथ पोल हो गया, इधर हमारा साउथ पोल हो गया। तो ये अगर हम नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो बीच में जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र होता है, मैक्सिमम हॉट स्पॉट हमको इसी क्षेत्र में मिले हैं। जो मैक्सिमम हॉट स्पॉट मिले हैं ना, वो इसी क्षेत्र में मिले हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे जो रेन एक तो बहुत अच्छी होती है, यहाँ का जो रेन अच्छी होती है, टेम्परेचर एक तरह से यूनिफॉर्म बना रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो ऐसे जीव जो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ना रह सकें या बहुत कम टेम्परेचर पे भी ना रह सकते हैं, वो सारे तरह के जीव यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम जैव विविधता देखने को मिलती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे खतरे की अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्थानों पर क्या होता है कि या तो इनकी आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है, किसी पर्टिकुलर प्रजाति की आबादी बहुत तेज़ी से घट रही हो, ठीक है, घट रही हो, या फिर यहाँ पे मानव हमले का खतरा हो, मानव से हमला होने का खतरा हो, तो ऐसे स्थान को खतरे वाली जगह मानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर ऐसे स्थान जहाँ पर जैव विविधता अधिक हो और स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता हो, वो सभी क्या होते हैं, हॉट स्पॉट ट्रॉपिकल जोन में आते हैं और हॉट स्पॉट कहे जाते हैं। ये सारी बातें हो गई हमारी किसमें, हॉट स्पॉट में। तो अगर हम इस तरह की बात करें तो कुछ 36 हॉट स्पॉट हमको मिलते हैं, जिनमें से उच्च 8 हॉट स्पॉट माने जाते हैं और कुछ को माना जाता है कि जो हॉटेस्ट हैं, कुछ हॉट हैं कुछ हॉटेस्ट हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 2 हॉट स्पॉट हैं। भारत में अगर हम बात करते हैं तो 2 हॉट स्पॉट माने जाते हैं मेनली। एक हो गया हमारा इंडो बर्मा वाला, इंडो बर्मा बॉर्डर, और दूसरा हमारा हो गया वेस्टर्न घाट, दूसरा हमारा हो गया वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके बारे में बायोडाइवर्सिटी और हॉट स्पॉट के बारे में हमने इतनी चीज़ें आज देखी हैं। और हम नेक्स्ट जब हम अपनी हमारी क्लास होगी तो हम उसमें जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम कुछ मिशन ब्लू के बारे में बात करेंगे, कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करेंगे, रेड डाटा बुक के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो हमारा हॉट स्पॉट था और जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह भी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज इतने पे रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।